Hello Bresters, Jai Hind. Welcome back to our wonderful channel, Defense Hustlers. So after a long time, I am back with yet another awesome video. And this video is going to be about the burning topic of national interest, that is Uniform Civil Code. This topic is very vital and important for your SSB interview, group discussion and lecture. Watch this video till the last to embrace the whole concept and see the magic of this video. So without wasting even a single second, let's move on to the first slide, that is what is Uniform Civil Code, that is what is UCC. So UCC is one law for entire country and it is applicable to all the religious communities. अब ये लॉ किस मैटर्स के लिए है? सो ये इन मैटर्स के लिए है, पर्सनल मैटर्स के लिए, रिलीजियस जो भी आपकी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उनके पर्सनल मैटर्स के लिए. एंड द पर्सनल मैटर्स इंक्लूड मैरिजेस, डिवोर्स, इनहेरिटेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, अडॉप्शन ऑफ द चाइल्ड एक्सेट्रा. सो अब क्या है इंडिया में कि अलग अलग रिलीजन हैं और उनके अलग अलग, मुस्लिम बोर्ड हो गए या हिंदू बोर्ड हो गया, उनके अलग अलग लॉ हैं. सो एवरी रिलीजन इन इंडिया हैज़ देयर डिफरेंट लॉस and it is accounting for their personal matters such as marriage, divorce, inheritance, adoption, etc. etc. So अब इन सब के लिए अलग अलग लॉ हैं तो कन्फ्यूजन रहता है और उससे क्या होता है कि स्कर्मिशेस होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं. तो उसको हटाने के लिए और नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल इक्वालिटी इन द होल कंट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है, जिसके अंदर एक कानून होगा सारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए और वो केटर क्या करेगा, इनके पर्सनल मैटर्स. पहले क्या था, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत सारे मैटर्स के लिए, जैसे कि ये तो पर्सनल मैटर्स हैं. अब सिविलियन मैटर्स हैं, उनके लिए पहले से यूनिफॉर्म एक लॉ है, जैसे कि आपका ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टीज एक्ट हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेल्स ऑफ द गुड टैक्सेस एक्ट हो गया. मतलब जो सिविलियन मैटर्स हैं उनके लिए पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड है. मतलब एक यूनिफॉर्मिटी का एक कोड है, एक आपका लॉ है पूरी कंट्री में जो सिविलियन मैटर्स हैं. लेकिन जो पर्सनल मैटर्स हैं, अब ये जो यूसीसी है, ये जो पर्सनल मैटर्स हैं ये रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए ये रहेगा. तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये आपका रिलीजियस मैटर्स के लिए ही रहेगा, रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए रहेगा. ठीक है, अब देखते हैं. यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अंडर आर्टिकल 44 एंड दिस आर्टिकल 44 टेल्स व्हाट. सो द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दिस आर्टिकल 44 एंड टेल्स द स्टेट shall endeavor to secure a UCC, that is Uniform Civil Code for citizens throughout the territory of India. So ये कहता है कि स्टेट को, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है स्टेट को कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको पूरी तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए स्टेट को कि ये सारे सिटीजन्स के लिए लाए कंट्री में. अब ये बाउंड नहीं है स्टेट, ये केवल कहता है कि ये पूरा जोर लगाए, स्टेट पूरा जोर लगाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या हो, सारे सिटीजन्स के लिए लागू करा जाए. अब ये लागू क्यों नहीं हुआ अभी तक, मतलब आर्टिकल 44 इज नॉट इम्प्लीमेंटेड, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नॉट इम्प्लीमेंटेड येट ऑन द ग्राउंड. व्हाई? बिकॉज आर्टिकल 44 इज अंडर DPSP. सो ये क्या है, आपका DPSP के अंदर है. सो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. सो ये जो आर्टिकल 44 है ये पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन के DPSP के अंदर है. अब DPSP क्या है? सो एक आता है आपका फंडामेंटल राइट, ठीक है, और एक होता है आपका DPSP. सो DPSP इज नॉट जस्टिसिएबल और नॉट एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. मतलब कि अगर DPSP का कोई भी वायलेशन होगा तो आप कोर्ट नहीं आ सकते, इसके लिए कोर्ट कुछ नहीं कर सकता. लेकिन अगर फंडामेंटल राइट का अगर आपका वायलेशन हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं और उस पर कोर्ट कार्रवाई करेगा. सो जो आपका क्या है, जो UCC है वो आपका DPSP के अंदर है, इसीलिए अभी तक ये इम्प्लीमेंटेड नहीं हो पाया है. मतलब अगर मान लीजिए UCC का कोई आपका क्या कर रहा है, वायलेशन कर रहा है, तो कोई भी सिटीजन कोर्ट नहीं आ सकता है इसकी वायलेशन के लिए. सो इसको हटाकर जब फंडामेंटल राइट में लाएंगे तो ही ये आपका UCC एप्लीकेबल होगा. या तो आप DPSP को इम्प्लीमेंट करवा दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मतलब ऐसा कर दीजिए कि DPSP आपका इम्प्लीमेंटेड है और ये कोर्ट के जरिए आप इसको जस्टिस पा सकते हैं. अगर आपको DPSP नहीं प्रावधान दी जा रहे हैं तो या तो ये करा दीजिए, DPSP को इम्प्लीमेंटेबल बना दीजिए. इम्प्लीमेंटेबल बना दीजिए मतलब कि इट विल बी फ्रॉम नाउ जस्टिफिएबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. मतलब ये आपका लॉ में आ जाएगा DPSP, तो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा. जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट इम्प्लीमेंटेड है अभी. सो या तो उसको फंडामेंटल राइट के अंदर ले आओ, मतलब आर्टिकल 44 को या तो FR के अंदर ले आओ फंडामेंटल राइट के अंदर, या तो इसको आप DPSP बना दो.
ठीक है, तो ये तो हो गया अभी आप तक का यूसीसी इम्प्लीमेंटेड क्यों नहीं हो पाया. सो आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज यूसीसी. So I have told you what is UCC, that is what is Uniform Civil Code. It is one law for the entire country applicable to all the religious communities in their personal matters. ये किस में आते हैं, आर्टिकल 44 के अंदर, और ये DPSP है. ठीक है, अब आते हैं about what are the points or the arguments against UCC and for the UCC. What are the talks rumbling and hanging around this topic? So firstly I will talk about what are the point against UCC. So the fundamental right है रिलीजियस फ्रीडम की, मतलब फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसका बोलते हैं लोग जो अगेंस्ट है, इन्फ्रिंजमेंट है, मतलब वायलेशन है. एक लॉ बन जाएगा तो बोलते हैं कि हम लोग फ्रीली रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे. तो ये बताता है अगेंस्ट यूसीसी क्या है आपका पॉइंट, जो लोग इसके अगेंस्ट हैं. मतलब दे से दैट यूसीसी इज अ थ्रेट फॉर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ठीक है, ये अगेंस्ट हो गया. अब आते हैं फॉर में. सो अब जो होल यूसीसी है उसका स्ट्रक्चर, स्केलेटन, लेआउट क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, इक्वालिटी, नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री इंडिया. सो ये आपका क्या प्रमोट करेगा, जेंडर इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म. जेंडर इक्वालिटी क्या है कि आपके रिलीजन के अंदर मेन एंड वीमेन में भेदभाव होते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स होते हैं हर रीजन के अंदर, उनके हर लॉज होते हैं पर्टिकुलर. तो उसी के हिसाब से आपका जेंडर डिस्पैरिटी होती है. तो उसको हटाएगा क्या, यूसीसी, क्योंकि इसके अंदर एक लॉ होगा सारे रिलीजन के लिए, और वो लॉ आपको डीपीएसपी के ध्यान में रखे बनाया जाएगा, आपका जो प्रीएम्बल के ऑब्जेक्टिव्स है उनको ध्यान में रखे बनाया जाएगा, और वो जेंडर इक्वालिटी और पूरी इक्वालिटी को देख के बनाया जाएगा. तो इसीलिए उसके अंदर ऐसा कोई भी प्रावधान या कोई भी लॉ नहीं होगा जिससे कि आपकी जो जेंडर में डिसप्रपोर्शनेट तरीके से बिहेवियर नहीं होगा, मतलब डिसप्रपोर्शन जेंडर में नहीं होगा यूसीसी जब आएगा, क्योंकि उसका बनाए ऐसे जाएगा उसको. ठीक है, वो बायस नहीं होगा किसी की तरफ, कोई भी जेंडर, कोई भी मेल फीमेल की तरफ बायसनेस नहीं होगी उसके अंदर. तो यूसीसी ये होगा. तो उससे क्या आएगा, आपका जेंडर इक्वालिटी आएगी. अब सेक्युलरिज्म आएगा. सेक्युलरिज्म क्या है कि इंडिया में कोई भी अभी तक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, मतलब एक तरफ वेट नहीं है किसी का, मतलब जो रिलीजन है सारे रिलीजन यहाँ पर हैं. तो इससे क्या होगा, सेक्युलरिज्म और बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक लॉ होगा तो कोई भी रीजन दूसरे रीजन पे दबाव नहीं डाल पाएगा कि हमारा ये लॉ है, हमारा ये लॉ है, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे. सो एक लॉ हो जाएगा जिससे कि आपकी इंटीग्रेट हो जाएंगे सारी कम्युनिटीज़, क्योंकि एक ही लॉ है, सब वो एक चीज़ मान रहे हैं. तो इसलिए सेक्युलरिज्म भी प्रमोट होगा. सो द बेसिक प्रीमाइस अंडरलाइंग यूसीसी इज टू इंटीग्रेट द कम्युनिटीज़. अब यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेट हो रहा है, एंड एलिमिनेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिस्टिंक्शंस मेड बाय डिफरेंट पर्सनल लॉज. अब डिफरेंट पर्सनल लॉज होते हैं हर रीजन के, तो उससे क्या होता है, केओस होता है और ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं चीज़ों में, इसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, स्कर्मिशेस होते हैं. तो ये चीज़ आपके हटा देगा और सारे कम्युनिटीज़ को इंटीग्रेट कर देगा. सो ये आपकी इक्वालिटी आएगी. ठीक है, एंड नाउ मूविंग ऑन टू द थिंग, दिस इज एंड इट विल बिल्ड अ कोहेसिव सोसाइटी एंड इट विल ऑल्सो गिव विमेंस इमेंसिपेशन. इमेंसिपेशन मीन्स फ्रीडम. सो आपकी सोसाइटी के अंदर एकजुटता लाएगा, इक्वालिटी लाएगा, और ये विमेन की फ्रीडम है जो कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड है बहुत सारे रीजन में, उसको भी ये विमेन की फ्रीडम को भी ये अलाउ करेगा. और ये जो जैसे पॉलीगैमी होती है और अनइक्वल इनहेरिटेंस होता है. पॉलीगैमी मतलब होता है इफ़ अ हस्बैंड कैन हैव मोर देन 2 वाइफ्स, सो ये पॉलीगैमी है. ये बहुत ही रीजन में, बहुत सारे रीजन में ये अलाउड है. तो ये हटा देगा क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिसेस हैं, ये सही प्रैक्टिसेस नहीं है रीजन में, तो उसको ही हटा देगा पॉलीगैमी जैसे प्रैक्टिसेस को. और अनइक्वल इनहेरिटेंस, दैट इज़ जो सन और डॉटर होता है उसके जो प्रॉपर्टी दी जाती है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब कि सन को ज़्यादा दी जाती है, डॉटर को नहीं दी जाती है. तो इन सब चीज़ों को भी ये यूसीसी हटा देगा एंड विमेन की फ्रीडम को इंश्योर करेगा. सो ऑल इन ऑल यूसीसी विल बिल्ड अ कोहेसिव सोसाइटी एंड इट विल ऑल्सो अलाउ द विमेन्स फ्रीडम बाय एलिमिनेटिंग द डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिसेस लाइक पॉलीगैमी एंड अनइक्वल इनहेरिटेंस. और ये क्या करेगा, उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सिक्योर भी करेगा. सो इक्वालिटी लाएगा एंड विमेन की फ्रीडम को इंश्योर करेगा और उनकी फंडामेंटल राइट्स को भी बचाएगा और एक कोहेसिव सोसाइटी बनाएगा यूसीसी. ठीक है, एंड नाउ वी विल मूव फॉर व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग. सो व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, so the government is saying that, so first of all government has set the 22nd, so government ने क्या बनाया है, 22nd लॉ कमीशन बनाया है.
So the government has set up the 22nd Law Commission and said to the Law Commission that it has to implement the directive principles and to attain the objectives set out in the preamble of the Constitution. So ये कह रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो अभी तक इम्प्लीमेंटेबल नहीं है उसको इम्प्लीमेंट कराओ. मतलब कि बोला, सरकार बोल रही है कि यूसीसी को हमको इम्प्लीमेंट कराना है, तो उसके लिए हम आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कराया जाए. तो when the DPSP will be implemented, then automatically the UCC will also be implemented. So government is moving in the direction for transitioning all the different kind of region laws into one single law, that is यूनिफॉर्म सिविल कोड. मतलब गवर्नमेंट चाह रही है कि यूसीसी आए, तो इसीलिए वो बोल रही है 22nd लॉ कमीशन से कि आप ऐसा ड्राफ्ट प्रिपेयर करिए कि जिससे कि आप डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करा सकें. So all in all ये मैटर है. गवर्नमेंट इज इन द पॉजिटिव साइड फॉर द यूसीसी दैट इट हैज टू बी इन द कंट्री. नाउ द फाइनल स्लाइड, दैट इज, so the government, what should government do for a proper transition to UCC? Firstly, UCC को लाने से पहले बहुत धीरे धीरे UCC को लाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको एक्सटेंसिव, बहुत ही ज़्यादा आपको मासेस में पब्लिक कंसल्टेशंस करनी पड़ेंगी. क्योंकि ऑल इन ऑल द UCC, because all in all the Uniform Civil Code is one law for the public and we have to take the public considerations into account. एंड आपको माइनॉरिटीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा. माइनॉरिटीज़ की बात माननी पड़ेगी, पब्लिक की बात माननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी बातें. ठीक है, फिर इसीलिए हम लोग लॉ बना पाएंगे, क्योंकि पब्लिक के लॉ बना जा रहा है तो पब्लिक की बातें तो जाहिर सी बातें सुननी पड़ेंगी. एंड फर्दर क्रिएटिंग अवेयरनेस. अब पहले हम लोग को मासेस को अवेयर करना पड़ेगा, कि तभी उनको पता चलेगा कि यूसीसी है क्या, व्हाट इज़ यूसीसी एंड व्हाट आर इट्स प्रोज एंड कॉन्स. सो पहले अवेयरनेस लानी पड़ेगी. ठीक है, फिर उसके बाद हमको कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी, एडवाइजर लेनी पड़ेंगी और रिकमेंडेशंस लेनी पड़ेंगी पब्लिक से ही. एंड द गवर्नमेंट मस्ट परस्यू इट्स गोल ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी फॉर ऑल. सो सबसे पहले क्या है कि पब्लिक को अवेयर कराना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, फिर उनसे कंसिडरेशंस लेनी पड़ेंगी एंड रिकमेंडेशंस लेनी पड़ेंगी. एंड देन गवर्नमेंट को ऐसा यूसीसी बनाना पड़ेगा कि जिससे कि इक्वलिटी आए, नेशनल इंटीग्रेशन आए एंड सोशल जस्टिस प्रिवेल करे पूरे कंट्री में. सो दिस इज आई वांटेड टू टेल यू अबाउट यूसीसी, व्हाट इज यूसीसी, एंड इट इज कमिंग अंडर आर्टिकल 44 and it is under DPSP. That is why it is not enforceable by any court of law. So this is what Uniform Civil Code is. And then I have told you about what are the arguments against the Uniform Civil Code and what are the arguments for the UCC, that is Uniform Civil Code. And then I have told you about what the government take on this. And at last I have told you about what government must ensure for the proper transition of different laws into single UCC. So ये मैंने आपको बता दिया पूरा what is Uniform Civil Code. So this is now the end of the video, and I think that I have given you all the necessary and vital points of Uniform Civil Code which will help you in your preparation for your SSB interview. So if you have any doubt, then I welcome your comments in the comment box and I will try to rectify your doubts as soon as possible. Until then, prepare hard and Jai Hind.